नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। एक बड़े अनयूजुअल से समय पे हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों को जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो है ये आम तौर पे शाम को 4 बजे होता है। 4 से 5 के बीच में क्लास होती है और आप में से काफी लोगों को जानकारी होगी कि आज भी शाम को 4 से 5 के बीच में मैं ये क्लास लेने के लिए लाइव आपके साथ आया था। लेकिन यार कभी कभी ऐसी तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनका समाधान हम निकाल नहीं पाते। तो ऐसी एक तकनीकी समस्या आ गई। आप में से करीब आई थिंक 150 के आसपास लोग उस समय लाइव जुड़े हुए थे जब आवाज आनी शुरुआत से ही क्लास में आवाज नहीं आई। 10-15 मिनट तक मैंने संघर्ष किया, प्रयास किया कि किसी तरह से आवाज आती रहे या आवाज को मैं वापस ला पाऊं, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आखिरकार मुझे हमारी स्टडी IQ IAS की जो बहुत ही शानदार, बहुत ही एक एफिशिएंट टेक्निकल टीम है, उनका सहारा लेना पड़ा, उनका सहयोग लेना पड़ा और उनके सहयोग के साथ आखिरकार मैं एक बार दोबारा आप सबको पढ़ाने में समर्थ हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अक्सर क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में टीचर्स के क्योंकि शक्लें दिखती हैं, हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, तो बड़ा सारा श्रेय हमको मिलता है कि हाँ भाई ये वाले सर बहुत अच्छे हैं और सारे सिस्टम्स जैसे ये सर ही चला रहे हों, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। हम शिक्षक जो होते हैं इस पूरे इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी टीम है जो पृष्ठभूमि में काम करती है, उतनी ही मेहनत करती है जितनी हम लोग करते हैं, रात दिन काम करती है ताकि ये हमारी जो भी ऑफरिंग्स हैं ये आप तक बिना किसी समस्या के सीमलेस तरीके से आ सके। तो हम सभी को एक बार उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी स्टडी IQ IAS की जो टेक्निकल टीम है, जो हमारी ऑपरेशंस टीम है, जिन्होंने एकदम त्वरित जो इस पर कार्रवाई करते हैं इस तरह की चीजों पर और इन समस्याओं का एकदम तुरंत समाधान निकालकर हमको इस बात के लिए सचेत करते हैं, इस बात ये चीज सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग आपसे समय पर मिल पाए। वरना यार एक शिक्षक होने के नाते मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता। कुछ लोगों ने तुरंत एकदम सब कुछ छोड़कर मेरा सहयोग किया, इसीलिए मैं इस क्लास में दोबारा वापस आ पाया हूं। चलिए, तो मेरा नाम है अतुल जैन, आप सभी जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। हम आज के दिन के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दो समाचार पत्रों के जो प्रमुख संपादकीय होते हैं, जिनका हमें लगता है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगिता है, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आज 14 जुलाई है, हमारा 160वां एपिसोड है और धीरे धीरे हम दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यार आप में से जिन लोगों ने हमारा मॉर्निंग बैच ज्वाइन नहीं किया या फिर जो मॉर्निंग बैच को लेके कंफर्टेबल नहीं थे लेकिन जो जुलाई महीने में अपनी पढ़ाई प्रारंभ करना चाहते हैं, उन सबके लिए सुनहरा अवसर है, बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है। 22 जुलाई से हमारा इवनिंग बैच प्रारंभ हो रहा है। 22 जुलाई 2023 से होगा। AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ये बैच जो होगा ये P2I मॉडल पे होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक ये सब कुछ जो है आपको सारी तैयारी इसमें प्रदान कराई जाएगी। आपको छपी हुई किताबें मिलेंगी, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको जो भी सुविधा चाहिए। आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां पर आपका रहना, खाना, पढ़ाई इत्यादि सब कुछ निःशुल्क होगा, आपसे और कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको प्रदान की जाएंगी और इस पूरे कोर्स की फीस जो है वो मात्र 29,999 रुपए है। यानी कि ये वो बस इकलौता खर्चा है जो आपको करना है अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। शाम को 6 बजे से क्लासेस होंगी। आप जुड़ना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड तुरंत लगाइए और तुरंत इस बैच से जुड़िए। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, बाइलिंगुअल में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप इससे जरूर जुड़िए। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग बैच से भी जुड़ना चाहता है तो हालांकि उसमें एडमिशन समाप्त हो गए हैं, लेकिन फैकल्टी होने के नाते हमारे को कुछ एक सीटों का एक प्रावधान किया गया है। तो आपको, अगर आप सचमुच गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर और आप सुबह के बैच से ही जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपको अब हमारी वेबसाइट या ऐप पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मुझे अलग से मैसेज करना पड़ेगा। मैं एक बार देखूंगा कि क्या उसमें सीटें अब बची हैं, क्या मेरे फैकल्टी कोटा में से मैं आपको कोई सीट उसमें अब दिला सकता हूं, आपका उसमें दाखिला कराया जा सकता है। तो अगर आपको मॉर्निंग बैच में जुड़ना है तो आप निश्चित तौर पे मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि वो शुरू हो चुका है, वो चल रहा है। और आपको इवनिंग बैच से जुड़ना है तो 22 तारीख से शुरू होगा। आप सीधे हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाके
AJ लाइव कोड लगा के आप सीधे सीधे दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछना है, किसी प्रकार की चर्चा करनी है, इस क्लास की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम के टेलीग्राम चैनल पे। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ संपर्क साध सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं आपके लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए उपस्थित हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा को। तो यार, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि भाई बार बार टूट टूट के खबरें आ रही हैं संपादकीयों के स्तर पे कि यार इस बार जो जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक हुई, उस 50वीं बैठक में क्या हुआ उस पर धीरे धीरे संपादकीय आने लगे हैं। और देखिए, संपादकियों की प्रवृत्ति भी यही होती है, एडिटोरियल्स की नेचर भी ये होती है कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो वो किसी एक भाग पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अभी कल ही मैं किसी छात्र से बात कर रहा था जो पूछ रहा था कि सर ये जो डेटा वाला जो बिल आने वाला है इसको लेके क्या करना है। तो मैंने उनको वही बोला कि देखो, 2 बार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 2 अलग अलग आर्टिकल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जब तक ये बिल संसद में आएगा और जब तक पास होगा, इसको लेके 10-12 आर्टिकल्स आ चुके होंगे। और वो 10-12 आर्टिकल्स बेटा इस प्रकार के होंगे कि अगर आप उनको देख लें तो आप लगभग सुनिश्चित हो सकते हो कि यार आपकी तैयारी जो है, आपको सब पता ही है कि इस बिल में क्या होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें आपको लगभग पता चल जाएंगी अगर आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे। तो संपादकीय पढ़ने से क्या होता है, आपको एक बार हो सकता है एक जगह पूरा एनालिसिस ना मिले, लेकिन अलग अलग चीजों का एनालिसिस आपको इतना मिलता रहेगा कि आपकी तैयारी समाप्त हो जाएगी। तो यार अब क्या है, जीएसटी परिषद की बैठक हुई, हमको पता है ऑनलाइन गेमिंग पर जो उन्होंने 28% टैक्स लगाया है उसको लेके वो बहुत चर्चा में है। लेकिन और भी चीजें हुई हैं कि भाई चलिए, वो सबसे बड़ी खबर थी, उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, इसलिए निश्चित तौर पे उसको हमने अलग से पढ़ाया था। लेकिन और भी कुछ चीजें हुई। तो इस बैठक में एक जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया वो ये है कि यार जीएसटी को लेके जो एपेलेट ट्राइब्यूनल बनने थे, जो अपीलीय अधिकरण बनने थे, ठीक है, अधिकरण क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, अर्ध न्यायिक बॉडी होते हैं। ये कोर्ट नहीं होते, लेकिन कोर्ट जैसे ही होते हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। आमतौर पे जब कोई ऐसा विवाद होता है जिसका आपको ये, और आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ी तो बेटा पॉलिटी में आप पढ़ोगे। तो ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, ये आमतौर पे उस क्षेत्र में बनते हैं या तो जहां पर आपको त्वरित रिवोल्यूशन चाहिए कि यार भारत में आपको पता है न्यायालय में मामला जाएगा, समय लगेगा, कि भाई न्यायालय के पास तो बहुत सारे मुकदमे हैं और आप ये भी नहीं चाहते कि न्यायालय के पास और ज्यादा मुकदमे होते जाएं, कि भाई जीएसटी जो है उस पर तो विवाद होगा ना, क्योंकि जीएसटी तो एक रोजमर्रा का लेन देन है। तो सरकार को कोई कंपनी जीएसटी देगी, सरकार उससे सहमत नहीं होगी, सरकार उस पर फाइन लगाएगी, कंपनी उसके खिलाफ जो है अपील करेगी, ये सारी चीजें तो जीएसटी में होनी तय है। तो अब अगर ये सारी चीजें होंगी और ये सारे मामले अगर न्यायालयों में जाएंगे तो फिर क्या होगा आप बताइए। तो फिर इसमें क्या समस्या होगी, तो निश्चित तौर पे इसमें समस्या क्या आएगी, इसमें समस्या यह आएगी कि यार न्यायालय के पास सोचो कितने मामले जाएंगे, कि यार अगर हर शहर में ऐसा एक दो केस भी हो गए तो यार कोर्ट के पास तो केसों की झड़ी लग जाएगी। तो अक्सर ऐसे मामलों में आप क्या करते हो, एक ट्राइब्यूनल बनाते हो कि कोर्ट से अलग हमने एक सिस्टम बना दिया, उसके पास भी न्यायिक शक्तियां हैं, आप जाके वहां पे सुनवाई करा सकते हो और उसके निर्णय को आप फिर हाईकोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हो। तो आप ये मान सकते हो कि 70% 80% मामले तो वहां पे सुलझ जाएंगे, वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ट्राइब्यूनल वहां बनता है, ठीक है। दूसरा ट्राइब्यूनल वहां बनता है जहां पर आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत तकनीकी होता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी का कोई विवाद है, तो यार आप सोच के बताओ, एक आपके नॉर्मल कोर्ट का जज है, यार उसको कितनी जानकारी होगी टैक्सेशन के मामलों में। या फिर जैसे आपका ट्राइब्यूनल बना था नदी के पानी के वितरण के मामले पे, तो यार आप एक बात बताओ कि यार नदियों का पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये तो बड़ा पर्यावरण का विषय है ना यार। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को इस पे क्या जानकारी होगी, कोर्ट को कुछ खास जानकारी होगी नहीं। तो अक्सर क्या करती है कोर्ट कि भाई कुछ ऐसे जजेस इसमें नियुक्त करती है, कई बार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं ताकि वो इसका निर्णय ले पाए। वो स्पेशलिस्ट की सलाह ले लेते हैं और उनको 1-2 ही कार्यक्षेत्र दिए जाते हैं। तो जीएसटी को लेके भी
प्रावधान यह किया गया था कि जीएसटी के लिए एक अपीलीय अधिकरण बनाया जाएगा। अब जीएसटी कब से फोर्स में है? 2017 से। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। अब तक यह अधिकरण बना क्या? नहीं बना। तो जीएसटी की भारत में लगने की प्रक्रिया की सबसे बड़ी आलोचना जो है वो ये है कि भाई अभी तक लगे हुए लगभग 6 साल हो गए। अगस्त या जुलाई से आया था 2017 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जुलाई या अगस्त ही कुछ था। तो आई थिंक जुलाई ही था, क्योंकि अभी हमने उसका 6ठी एनिवर्सरी मनाई थी जीएसटी की, बड़ा उस पर चर्चा हुआ था। तो 1 जुलाई से मेरे ख्याल से लगा था, क्योंकि देखिए अप्रैल मई जून, हाँ तो अगले क्वार्टर से लगा होगा, 1 जुलाई से लगा था। तो निश्चित तौर पे सोचिए 6 साल हो गए, आपने अभी तक ये अधिकरण ही नहीं बनाया। तो इसके कारण क्या हो रहा है? विवाद तो हो रहे हैं। ये विवाद कहां जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं है। बात सही है कि नहीं है? तो अब तो सरकार पे दबाव था कि भैया इसको बनाओ ना, आप अगर इस अधिकरण को बनाना चाहते हो तो इसको बनाओ, काम खत्म करो। तो सरकार ने क्या किया है? इसकी नियुक्ति की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। ऐसा कहा गया है कि भाई इसकी नियुक्ति के जो नियम होंगे वो लगभग तय कर लिए गए हैं, डिक्लेयर अभी नहीं किए गए हैं। 1 अगस्त की तारीख दी गई है कि 1 अगस्त के पहले पहले हम इसके नियमों की घोषणा कर देंगे कि ये अपीलीय ट्राइब्यूनल जो होते हैं, अपीलीय न्यायाधिकरण जो है, ये कैसे बनेंगे, इनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, इसकी घोषणा 1 अगस्त से पहले कर दी जाएगी। और अगले 4 से 6 महीने में ये इन अधिकरणों की नियुक्ति हो जाएगी, ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो जीएसटी को लेकर जो दुनिया भर के विवाद चल रहे हैं, जो अभी कोर्ट में जाके लटके हुए हैं, उन विवादों का समाधान हमको शायद थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रक्रिया निश्चित तौर पे यहां पर मानी गई है। अभी के लिए प्रस्ताव यह है कि पहले के लिए हम 50 ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जिसमें हर राज्य की राजधानी में एक होगा, और जिस शहर में हाईकोर्ट की ब्रांच है, जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे में ही है हाईकोर्ट की ब्रांच और बॉम्बे ही राजधानी है, तो एक ही शहर हुआ। लेकिन बॉम्बे में नागपुर में भी है हाईकोर्ट की एक ब्रांच, नागपुर में भी है तो नागपुर में भी खुलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है हाईकोर्ट, तो इलाहाबाद में खोला जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट की एक ब्रांच लखनऊ में भी है तो लखनऊ में भी खोला जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं कि राज्यों की राजधानियां और जिस जिस शहर में आपके उच्च न्यायालय की ब्रांच है, जहां जहां पे आपका उच्च न्यायालय है, उन शहरों में खोला जाएगा। इसके अलावा और इस परिषद में हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो भाई मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा स्लैब्स थे। स्लैब्स ऐसे थे जो स्पष्ट नहीं थे, मिलते जुलते सामान पर अलग अलग प्रकार के कर लगाए गए थे। इस तरह की बहुत सारे प्रावधान थे जो बड़े कंफ्यूजिंग थे, जिनमें बड़ी समस्या थी। तो उन सबका सरलीकरण भी कर दिया गया है। अब यह भी वही बात है कि यार अब 6 साल हो गए। देखिए पहले 1-2 साल जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि मैं उस समय भी पढ़ाता था, तो मैं बड़ा सिंपैथेटिक होता था, मेरी बहुत सहानुभूति होती थी सरकारों की तरफ कि यार ठीक है, देखो कोई भी नई चीज आप लेके आते हो तो उसमें समस्या होती है, कोई खास बात नहीं है। आप यार जब हम भी एक नया कोर्स शुरू करते हैं तो हम भी पूछते हैं बच्चों से कि यार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या समस्या आ रही है बताओ। क्योंकि यार होता है ना, आपके दिमाग में एक विचार होता है, वास्तविकता वैसी नहीं होती कि यार आपने जैसा सोच के आए, आपने जैसे हर क्लास में होता है हमारे साथ कि हम एक तरह की तैयारी करके आए, लेकिन देखा कि बच्चों को तो उससे बहुत कम आता है, तो हमने अपना लेवल क्लास के दौरान चेंज किया या अगली क्लास से चेंज किया। ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसे ही किसी भी प्रक्रिया में आप चेंज करते हो। आपने भी, आपको अगर तैयारी करते करते 6 महीने हो गए, तो ये आप सब सहमत हो गए मेरी बात से कि जिस तरह से, जिस विचारधारा के साथ आपने तैयारी शुरू करी थी कि मैं ऐसे करूंगा, उससे आपकी विचारधारा बदल गई होगी अब तक, क्योंकि ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन यार 6 साल बाद तक अभी भी हम सरलीकरण ही करने में लगे हुए हैं। अभी तक भी हम ये तय कर रहे हैं कि इस चीज पर उतना जीएसटी होना चाहिए, उस चीज पर इतना जीएसटी होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि सरलीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है वो उसको हम प्राथमिकता देते नहीं। हमने ऐसी कोई खास प्राथमिकता उसको दे नहीं रखी कि यार इस सरलीकरण की प्रक्रिया को हम जो है थोड़ा और बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे जीएसटी परिषद की मिलने और निर्णय लेने की समय सीमा भी ठीक नहीं है। 5 महीने बाद ये बैठक हुई है, तो यार इतने ज्यादा समय अंतराल के बाद इनको नहीं मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। इसके अलावा जैसे इनकी एक उप समिति थी, जीएसटी परिषद की एक उप समिति थी जो कि किस किस चीज पर कितना परसेंटेज होना चाहिए उस पर निर्णय लेती थी। अब उसके जो अध्यक्ष थे वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बोम्मई साहब थे, वो चुनाव हार गए।
वो चुनाव हार गए तो वो तो अब सदस्य भी नहीं रह गए, क्योंकि इसका सदस्य कौन होता है? राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। अब कर्नाटक की तरफ से तो सिद्धरमैया सरकार के लोग आएंगे। तो इस समिति ने इस जीएसटी परिषद ने उस उप समिति का नया अध्यक्ष तक नहीं बनाया। तो यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि ये जो जीएसटी के दरों का सरलीकरण है, ये वास्तविकता में बहुत उच्च प्राथमिकता पर नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अब वो शुरू का जो पीरियड होता है, जब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है नया टैक्स है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, यार वो शुरू वाला पीरियड जो है वो अब चला गया है, उसका समय अब निकल गया है, उसका अंतराल अब निकल गया है। तो अब इसका प्रयास किया जाना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अब ना आने पाए। इसकी कोशिश अब निश्चित तौर पे की जानी चाहिए। जीएसटी सुधार जो है वो उस पर और ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं आज के दूसरे आर्टिकल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये कई सारी इसमें नई चीजें थी जो मेरे को भी पता चली, मेरे को भी जानकारी नहीं थी। तो यार लिथुआनिया एक देश है, वहां पे अभी नाटो की हुई बैठक। अब नाटो क्या है आपको मैं पिछले महीने भर में मेरे ख्याल से 2-3 बार पढ़ा चुका हूं। यह बेसिकली अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश जो है खास तौर पे, उनका एक अलायंस है, उनका एक गठबंधन है जो कि सैन्य प्रवृत्ति का है ना। आप जानते हो इस बात को कि यार ये सैन्य प्रवृत्ति का है। ये देश एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। ये देश जो है ये एक दूसरे पर होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा देने का आश्वासन देते हैं। तो नाटो जो है वो कोई ऐसी बात नहीं करता कि नहीं भाई हम सैन्य अलायंस नहीं है, हम तो व्यापारिक अलायंस है। नहीं, ये कहता नहीं भाई हम तो सैन्य अलायंस हैं, हम एक दूसरे की सुरक्षा भी करेंगे, एक दूसरे का साथ भी देंगे, बाह्य आक्रमण जो है उसमें हम एक दूसरे को बचाएंगे भी, और अगर किसी एक नाटो देश पे आक्रमण होता है तो वो बाकी देशों पर भी आक्रमण माना जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हुआ क्या है, हम सभी नाटो को आजकल कैसे जानते हैं, क्यों नाटो न्यूज में रहता है? क्योंकि यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन पर जो रूस ने आक्रमण किया है, इसमें यूक्रेन की मदद जो है वो नाटो कर रहा है। यह हमको पता है कि यार यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं, सैन्य सहायता दी जा रही है, यार यूक्रेन के पास थोड़ा ना इतने हथियार और इतने सुविधाएं थी कि वो रूस के सामने इतने साल तक टिका रह जाए। तो रूस को, माफ कीजिएगा, यूक्रेन को सारे हथियार, सारी सुविधाएं, सारी सैन्य सहायता कौन प्रदान कर रहा है? यह सहायता उनको नाटो प्रदान कर रहा है, ये एकदम क्लियर है। तो अब लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाटो का सदस्य यूक्रेन अभी तक नहीं है। तो नाटो जो है वो यूक्रेन की सहायता तो कर रहा है, लेकिन वो सहायता निश्चित तौर पर रूस के विस्तारवाद को रोकने के लिए है। वो सहायता जो है वो किसी भी तरह से ऐसे नहीं है कि हम यूक्रेन हमारा सदस्य है। अच्छा, यूक्रेन सदस्य बनने की दिशा में कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन सदस्यता के मामले से बहुत दूर है। यूक्रेन जो है वो कई वर्षों से सदस्यता का प्रयास कर रहा है, सदस्यता की प्रक्रिया को उसने शुरू कर रखा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज देखी गई है कि नाटो जो है वो भी यूक्रेन को पूरी तरह से शामिल करने को लेके अभी भी एक मत नहीं है। यानी कि यूक्रेन की सहायता करनी है। ये आपके ज़ेलेंस्की साहब हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आप देख सकते हैं, ट्रूडो साहब हैं, बाइडेन साहब हैं, पूरे नाटो में इनको सम्मान दिया जा रहा है एंड ऑल दैट। ये बुलाए जाते हैं बैठकों में, ये भाषण देते हैं बैठकों में, लेकिन इनको नाटो की सदस्यता देने को लेकर अभी नाटो में बहुत ही क्लियर एक मत्ता नहीं है। जैसे इस बार जो बैठक हुई लिथुआनिया में, उसमें आपके ज़ेलेंस्की साहब जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये वहां पहुंचे और इनको इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि इस बैठक में मुझे नाटो की सदस्यता सीधे सीधे ऑफर कर दी जाएगी, ये सोच कर आए थे। तो नाटो ने क्या किया, सदस्यता देने का निर्णय नहीं किया। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ भाई हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और ये काम हम करेंगे। ऐसा कहा कि ये निर्णय लिया जाएगा, और लेकिन ये निर्णय कब तक लिया जाएगा इसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं बताया। यूक्रेन को और तरह की सहायता दी, मिसाइलें दे दी, दुनिया भर के हथियार दे दिए, ये सब चीजें कर दी। लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था आप लोगों को मैंने ही, कि बाइडेन साहब ने क्लस्टर बम देने की भी घोषणा की है। लेकिन ये सब चीजें दे रहे हो, लेकिन नाटो की सदस्यता नहीं दे रहे। इस बात को लेकर ज़ेलेंस्की साहब बहुत नाराज भी हुए। ज़ेलेंस्की साहब ने पब्लिकली ये कहा कि यार इसका क्या मतलब है कि आप कह रहे हो कि हम सदस्यता देंगे, लेकिन टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, कब तक देंगे ये फिक्स नहीं है। अरे यार कब तक दोगे ये फिक्स नहीं है, फिर तो नहीं ही दोगे ना। मतलब ये तो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आपकी तैयारी में, आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हो और आप बोलते हो कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूं,
तो अगर आपको एंड डेट नहीं पता कि आपकी पॉलिटी किस दिन खत्म होगी, इकोनॉमिक्स किस दिन खत्म होगी, तो आपकी तैयारी कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। तो यही बात ज़ेलेंस्की साहब ने भी कही कि यार आप कह रहे हो सदस्यता देंगे, डेट बता नहीं रहे, कोई टाइम फ्रेम दे नहीं रहे कि भाई 6 महीने में दोगे, साल भर में दोगे, 5 साल में दोगे, कब दोगे। तो क्या मतलब है इस बात का। तो उनको फिर जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यूक्रेन का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यूक्रेन को हमने कितनी ज्यादा सहायता प्रदान की है, लेकिन इस चीज पे हमको सभी देशों को और विचार करना पड़ेगा। ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि सदस्यता जो है वो सिंपल मुद्दा नहीं है, उस पर और विचार हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिद्धांततः जो है नाटो, अब देखिए नाटो के सदस्य जैसा ही है कि नहीं है यूक्रेन, कि यूक्रेन पे हमला हुआ, पूरा नाटो सहयोग कर रहा है, पूरा नाटो जो है वो मदद प्रदान कर रहा है। तो सिद्धांततः तो एक सदस्य जैसा ही है, लेकिन पूरी तरह से सदस्य बनाने के पीछे इसमें कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो यार ये है कि नाटो के दिमाग में एक डाउट ये भी है कि यार रूस के साथ ये जो विवाद चल रहा है इसको कितना बढ़ाना है। देखिए होता क्या है, पुतिन जैसे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, पुतिन हो गए या फिर आपके किम जोंग उन हो गए जो आपके माफ कीजिएगा उत्तर कोरिया के जो आपके राष्ट्रपति हैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि इस तरह के नेताओं को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कि ऐसा आप नहीं सोचोगे कि यार ये लोग ऐसा थोड़ा ना कर देंगे कि परमाणु हमला ही कर देंगे, है ना। जैसे मतलब भारत के बारे में आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो आपने भाई भारत जो है जिम्मेदार देश है, भारत किसी दूसरे देश पे परमाणु हमला नहीं करेगा, ये आप सोच के चल सकते हो। आज की तारीख में अमेरिका भी ऐसा देश है, यहां तक कि मैं कहूंगा चीन भी ऐसा देश है कि चीन भारत में छोटे छोटे सीमा विवाद करता रहेगा, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि चीन कभी भी भारत पे परमाणु हमला कम से कम नहीं करेगा, अनलेस कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाए भाई, तो कभी परमाणु हमले जैसी हरकत नहीं करेगा। क्या आप लोग ये बात दावे के साथ पुतिन के बारे में कह सकते हो? क्या आप लोग दावे के साथ ये कह सकते हो कि पुतिन किसी और देश पे हमला नहीं करेंगे? क्या आप ये कह सकते हो कि पुतिन यूक्रेन पे परमाणु बम नहीं फेंकेंगे? क्या आप इस बात को दावे के साथ कह सकते हो? अगर भारत का यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि भारत नहीं फेंकेगा। अगर चीन का भी हो रहा होता तो भी मैं शायद दावे के साथ कह सकता, थोड़ा कम कॉन्फिडेंट होता लेकिन दावे के साथ कह सकता था। लेकिन अब आप कह सकते हो क्या? आप नहीं कह सकते। तो यूरोपियन यूनियन, माफ कीजिएगा ईयू गलत बोल दिया, नाटो जो है, नाटो थोड़ा इस बात को लेकर भी चिंतित है कि उसको यह भी नहीं चाहिए कि यार रूस के साथ जो विवाद है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो पूरी तरह से वहां से हम लौट ही ना पाए, कि वो दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाए, वैश्विक तौर पे इतनी समस्या हो जाए। ये हमको नहीं करना चाहिए, इतना विवाद हमें नहीं चाहिए। तो नाटो जो है थोड़ा बहुत विवादों को घटाना चाहता है कि यार हम झगड़ा कर रहे हैं, हम यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन को अपने में शामिल नहीं कर रहे। थोड़ा सा अभी भी हम यूक्रेन से, जिसको हम कहते हैं ना, वन आर्म डिस्टेंस बना के रखा हुआ है कि यूक्रेन हमारा सदस्य नहीं है। हमने भाई बाकी सब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर सदस्यता उसको अभी तक नहीं दी है। इतनी सी चीजें हमने अभी तक करके रखी हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अभी ऐसा नहीं है कि नाटो का विस्तार नहीं हो रहा है, नाटो ने डेनमार्क को शामिल किया है, स्वीडन को शामिल करने वाला है, तो ये सारी चीजें जो है चल रही हैं, विस्तार हो रहा है, बाकी देशों को शामिल किया जा रहा है। तो अब जैसे नाटो में शामिल होने के लिए भी बहुत सारी शर्तें होती हैं। नाटो में शामिल होने के लिए क्या शर्तें होती हैं कि आपके यहां पूंजीवादी व्यवस्था हो, जैसे इस तरह की शर्तें हैं कि आपके यहां पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, आपके यहां एक सैन्य शक्ति जो है वो पूरी तरह से सिविलियंस के अधीन होनी चाहिए, जैसे भारत में कि भाई आपके यहां आपकी जो सेना के अध्यक्ष हैं सारे के सारे, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? राजनाथ सिंह को रिपोर्ट करते हैं, आपके रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, कि किसी भी प्रकार का सैन्य शासन नहीं होना चाहिए, कि सेना जो होती है देश की वो सिविलियंस के अधीन होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, आपके यहां लोकतंत्र होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं, और अक्सर कोई देश जब नाटो में शामिल होना चाहता है तो उसको कहा जाता है कि तुम कुछ वर्षों तक ये सारी चीजें पूरी करो, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन ये तो पहले कर चुका है एक बार कि यूक्रेन के लिए उन्होंने, यूरोपियन यूनियन बार बार बोल रहा हूं मैं, नाटो बोलना है मेरे को, मैं कई बार पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यूरोपियन यूनियन निकल रहा है जो कि गलत है, ये नाटो की बात कर रहा हूं मैं बार बार। अगर इसके पहले भी एक आध बार मैंने ईयू बोल दिया है तो मैं माफी चाहता हूं, नाटो पढ़ा रहा हूं, ईयू कहीं पर भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो नाटो ने
यूक्रेन के लिए सदस्यता की शर्तें कम कर दी हैं, लेकिन पूरी सदस्यता अभी तक नहीं दी है। उसका एक प्रमुख कारण यह है, जैसा आपको मैंने बताया, कि यार रूस की जो एक शिकायत है, रूस का जो एक संदेह है, क्या संदेह है रूस का, कि यार ये जो पश्चिमी देश हैं, ये दरअसल अपने नेटो अलायंस को हमारे एकदम बॉर्डर तक लेके आ रहे हैं। भले ही वो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों या फिर वो आपका यूक्रेन हो, कि देखो भैया तुमने क्या किया, तुम नेटो को फैला फैला के मेरी सीमा तक ले आए, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। रूस का हमेशा से यही आर्ग्यूमेंट रहा है कि यार तुमको नेटो वेटो जो करना है करो, हमारी सीमा से दूर करो। हमारी सीमा के पास आओगे, अगर हमारी सीमा से लगते हुए देशों में नेटो का विस्तार हुआ तो यार हम तो उसे सुरक्षा को खतरा मानेंगे और हम फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस समय यूक्रेन को शामिल करके नेटो जो है वो रूस के इस शक को, इस संदेह को सही साबित नहीं करना चाहता। नेटो ये चाहता है कि किसी तरह से इस समय शांति बनाकर रखी जाए और यूक्रेन को, इसीलिए यूक्रेन को मदद पूरी दी जा रही है, लेकिन यूक्रेन को नेटो की सदस्यता अभी तुरंत नहीं दी गई। लेकिन हालांकि यहां भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह सदस्यता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए, ये एक और आर्टिकल हुआ आपका आज का। यार ये एक बड़ा विचित्र निर्णय आया है। भारत में एक न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, और वो न्यायिक व्यवस्था जो है वो कानून पे और संविधान पे आधारित है। ठीक है, भारत में लोगों को यह आजादी है कि आप भाई अपने धर्म को माने, अपनी परंपराओं को माने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे भारत में जो एक संवैधानिक नैतिकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसको हम कहते हैं, वो अलग होती है सामाजिक नैतिकता से, यानी कि सोशल मोरालिटी। कि आप लोग सोशली किसी चीज को गलत मान सकते हैं। जैसा आपको मैंने कल बताया था, जो एक्सटेंशन वाला जो मामला था, कि यार एक आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छी चीज तो नहीं है कि आप अफसरों को एक्सटेंशन दे रहे हो, सेवा विस्तार दे रहे हो, लेकिन कानूनी तौर पे ये गलत नहीं है। ठीक है, बात सही है, कानूनी तौर पे सरकार को अधिकार है। तो यार यहां पे जब सामाजिक मुद्दे आते हैं तो कोर्ट्स का काम क्या होता है कि वो उनको संवैधानिक नैतिकता के आधार पर तय करें, ना कि सामाजिक नैतिकता के आधार पर। बहुत बार क्या होता है कि न्यायालय इस तरह की गलतियां करते हैं, और उसका एक प्राइम एग्जाम्पल अभी आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मैं नॉर्मली इस तरह के फोटो नहीं लगाता, लेकिन ऐसे जजों के फोटो भी आपको याद होने चाहिए। तो एक जज हैं ये, इनका नाम है नरेंद्र कुमार जौहरी, और एक और महिला जज हैं, उनका मैं आपको फोटो 2 स्लाइड के बाद दिखाऊंगा। तो इन्होंने किया क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई मैं हमेशा मानता हूं कि न्यायपालिका को भी अपने कामों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कोई गलत काम करता है तो उसको आलोचना सहनी पड़ती है कि नहीं सहनी पड़ती, तो न्यायपालिका भी अगर गलत काम करे तो उनको भी आलोचना सुनने की क्षमता उनकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां पे हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश में एक हुआ मामला, एक लड़की है किरण रावत। ठीक है, अब इन महिला ने क्या किया, ये एक मुस्लिम युवक के साथ, एक मुस्लिम पुरुष के साथ ये लिव इन संबंध में है। ठीक है, ये उसके साथ रहती हैं। लिव इन क्या होता है, जहां पर एक युगल जो है, एक पुरुष और एक महिला, आमतौर पर पुरुष और महिला, वो बिना विवाह किए साथ में रहते हैं। ठीक है, इसको आप लिव इन कहते हैं। और ये क्या है, ये अंतरधर्म भी है कि जो पुरुष है वो मुस्लिम है और महिला जो है वो हिंदू है। दोनों तकरीबन 30 साल के हैं, तो दोनों में से कोई बच्चा नहीं है, दोनों में से कोई माइनर नहीं है। दोनों ने ये भी स्पष्ट किया कि हम अपनी इच्छा से साथ में रहते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों ने स्पष्ट किया है। तो ये दोनों लिव इन में रह रहे थे, और निश्चित तौर पे जैसा इस प्रकार के कपल्स में होता है, इस प्रकार के जोड़ों में होता है कि परिवार वालों ने इनकी पुलिस में कंप्लेन करा दी। अब परिवार वालों के कहने पर या परिवार वालों के दबाव में या आसपास के समाज के दबाव में पुलिस इनका हैरासमेंट कर रही है, इन महिला का और इनके जो साथ में रहते हैं, इनके लिव इन पार्टनर, उनका किया जा रहा है हैरासमेंट, उनका किया जा रहा है उत्पीड़न। तो ये महिला गई हाईकोर्ट, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और हमको पुलिस को भी आदेश दिया जाए कि हमारा उत्पीड़न ना करे। भाई पुलिस का काम है हमको सुरक्षा देना, हम लोग अडल्ट हैं, हम लोग अपनी इच्छा से हम लोग साथ रहते हैं, तो भाई हमको जो है सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और हमारा उत्पीड़न बंद होना चाहिए। लॉजिकली क्या लगता है
कि भाई संविधान क्या कहता है कि अगर आप एक वयस्क हैं, अगर आप कानूनी तौर पे आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, तो आप किसके साथ रहते हैं, आप किससे विवाह करते हैं, आप विवाह करते हैं या नहीं करते हैं, आप मतलब आप अलग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, शादी करके साथ रहते हैं, बिना शादी करके साथ रहते हैं, इन सारी चीजों से राज्य को कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब तक वहां पे कुछ अपराध ना हो रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई घरेलू हिंसा की घटना हो रही है या दहेज की घटना हो रही है, तब ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये समस्या है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भाई राज्य का काम है कि वो ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करे कि भाई ये तो फिर एक उनकी इच्छा है, उन्हें जैसे रहना है रहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या किया, अच्छा इस पर यह भी याद रखें, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट अपने कई सारे डिसीजंस में कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों में वयस्कों को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता देने की बात कही है। जैसे आप एक आध केस इनमें से कर सकते हो, वेलुस्वामी केस था 2010 का, इंदिरा शर्मा केस था 2013 का, धनुलाल केस था 2015 का। इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया लोग जो हैं, वयस्क जो है वो अपनी इच्छा से किसके साथ रहता है, शादी करके रहता है, बिना शादी किए रहता है, हिंदू के साथ रहता है, मुसलमान के साथ रहता है, इस सब में आपको नहीं पड़ना है। वो अगर नागरिक अपनी इच्छा के साथ रह रहा है और उसको कोई समस्या नहीं है, तो आपको इसमें दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुका है, कई सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है। और ये मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति लॉजिकली यही सोचेगा, हाँ यार ये तो भाई वयस्क है, उसका अधिकार है। अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो इन ये दो महानुभाव जज जो हैं हमारे, जौहरी साहब और जो दूसरी हमारी इस बेंच पे जज थी, जिनका नाम था जस्टिस संगीता चंद्रा। तो जौहरी साहब और चंद्रा मैडम ने क्या इस पे निर्णय दिया, इनका निर्णय यह था कि भाई एक तो इन्होंने कहा कि लिव इन एक सोशल प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा लिव इन एक सामाजिक समस्या है। अब यह सामाजिक समस्या क्यों है, कैसे है? भाई समस्या वो होती है ना जो समाज में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा करे। इससे कैसे गतिरोध पैदा हो रहा है ये नहीं बताया जज साहब ने, बस ये कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है। आगे जज साहब ने यह कहा कि हां हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऐसा कहा है कि वयस्कों को साथ रहने का अधिकार है, जैसे चाहें वयस्क रह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का लक्ष्य जो था लिव इन को प्रोत्साहित करना थोड़ा ना था। सुप्रीम कोर्ट ने एनकरेज थोड़ा ना किया था कि आप जाके लिव इन कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आप जो है ये वो जो स्पेसिफिक मामला था, खाली उस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेबल है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो खाली उस मामले के तथ्यों पर आधारित था। ये वाले मामले का जो तथ्य है इस पर ये बिल्कुल नहीं लागू होता, क्योंकि भाई ये तो मामला अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि लिव इन ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वाले केस में लिव इन ठीक है, बाकी सारे केसेस में हम लोग अलग से तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई खाली उस वाले मामले में ठीक है। ठीक है, तो यह कहते हुए हाईकोर्ट के इन जजेस ने इस कपल की जो याचिका थी, इस युगल की जो याचिका थी, उसे खारिज कर दिया। यानी कि जबकि सोचिए याचिका क्या कह रही थी कि भैया हमारा हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, हमको हैरेसमेंट से सुरक्षा मिले, और उस याचिका को खारिज करने का मतलब क्या है कि आपने राज्य को, राज्य की पुलिस को आपने खुली छूट दे दी कि आपको इनका जितना हैरेसमेंट करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका पूरा हैरेसमेंट कर सकते हो। अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या जो है वो ये है कि भाई संविधान का अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय बाध्यकारी होता है। बेटा भारत का पूरा न्याय तंत्र इसी आधार पर टिका है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देती है वो बाकी कोर्ट्स के लिए कानून जैसा होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, आप उसका इस तरह से खंडन नहीं कर सकते। अगर ऐसी विवेचना भी करनी है कि क्या ये उसी केस में लागू था या फिर ये सब में लागू है, तो यह काम भी सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की विवेचना करने का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना होगा, उस पर कुछ स्पष्टीकरण भी देना होगा कि नहीं हमारा मामला तो खाली उसी मामले में था, बाकी में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सारे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट से ही आने चाहिए, ना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल भी, मतलब अगर आप में से कोई लॉ का छात्र है तो आप इस बात को जानते होंगे
कि 1% भी उनको अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बैठ के व्याख्या करें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कौन से केस में एप्लीकेबल था और कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं था। पहली समस्या तो यह है। अब हैरानी की बात यह है, शॉकिंग बात यह है कि हाईकोर्ट के जो लोग जजेस हैं, भाई हाईकोर्ट के जज भी बड़े लोग होते हैं यार, काफी वरिष्ठ लोग होते हैं, काफी इनको वकालत का अनुभव होता है, संविधान के साथ काम करने का अनुभव होता है। तो इस तरह के लोग, क्या इनको इतना बेसिक फैक्ट नहीं पता था जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले सारे बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से? क्या इन जजेस को इतना बेसिक फैक्ट नहीं पता था? निश्चित तौर पे पता होगा। होता क्या है यहां पे, तो उसके बाद भी ऐसे निर्णय क्यों आते हैं? इसके बाद भी ऐसे निर्णय बेटा इसलिए आते हैं कि जजेस जो हैं वो अक्सर सामाजिक नैतिकता से प्रभावित हो जाते हैं, कि जज को ऐसा लगता है कि यार ये है तो गलत ही, कानून वानून ठीक है जो भी है। जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने घर परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ के देखिए कि यार आपका लिव इन पे क्या विचार है, और कानूनी तौर पे तो भाई वो अडल्ट है, बालिग है, उसको आजादी है वो जैसे रहे, तो आपके घर परिवार के लोग कहेंगे यार देखो है तो गलत ही। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि ये है तो गलत, इसको रोका जाना चाहिए? ये कहेंगे या नहीं कहेंगे कि कानून वानून अपनी जगह है, हमको लगता है रोका जाना चाहिए? ये वो लोग कहेंगे। अब ये आपके घर परिवार के लोग कह रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, उनके पास विचार रखने की स्वतंत्रता है। प्रॉब्लम यह है जजेस के भी व्यक्तिगत जीवन में शायद यही विचार होंगे, और अपने व्यक्तिगत जीवन के विचार जो कि सामाजिक नैतिकता पर आधारित हैं, ये उनके निर्णय को जब प्रभावित करते हैं तो अपने आप में गलत प्रकार के निर्णय निकल के आते हैं। ये देखिए, इस बात को समझिए कि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको देश में ये किस तरह का निर्णय है, जैसा किसी धार्मिक कोर्ट ने दिया हो कि नहीं 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 ये तो आप नहीं रह सकते ऐसे, आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हो, आप बिना विवाह किए साथ कैसे रह सकते हो। ये ऐसा लगता है जैसे किसी धार्मिक कोर्ट ने निर्णय दिया हो, या फिर किसी तालिबान की सरकार ने, किसी ऐसी थियोक्रेटिक सरकार जो होती है, जो धर्म पे आधारित होती है, धर्म ग्रंथों के आधार पर निर्णय सुनाती है, किसी ऐसी सरकार ने निर्णय दिया हो। यहां तक कि मैं आपको क्या बताऊं, देखिए मतलब ये जजमेंट, मैं इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, ये जजमेंट इतना खराब जजमेंट है। इसमें इन्होंने यहां तक कहा है, क्योंकि वो जो पुरुष है, जो व्यक्ति है इसमें इन्वॉल्व, वो मुस्लिम है, तो यहां तक कहा गया है कि भाई इस्लाम तो ये कहता है कि आप जो है किसी भी महिला के साथ संबंध नहीं बना सकते जब तक आपने विवाह नहीं किया हो। तो आपने तो अपने कानून का उल्लंघन कर दिया यार। क्योंकि मैं इस्लाम धर्म को मानता हूं, क्या यह जरूरी है कि मैं इस्लाम में कही जाने वाली सारी बातों को मानूं? मैं जैन हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं प्याज ना खाऊं? अरे यार मेरी इच्छा है, कल को आप यह भी कह सकते हो, कल को मैं किसी मामले में कोर्ट में जाऊंगा, आप मुझे यह कह दोगे कि जैन धर्म तो यह कहता है कि आप प्याज मत खाओ, आप तो प्याज खाते हो, आप अंडे मत खाओ, आप तो अंडे खाते हो। अरे यार मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरा नाम जैन है या फिर मैं एक धर्म में जैन धर्म के भगवान की मैं पूजा करता हूं, उसका तात्पर्य यह थोड़ा ना है कि मैं धर्म की सारी बातें मानूंगा। ये कोई बात हुई? मतलब ये कोई लॉजिक है? लेकिन ये लॉजिक हाईकोर्ट के जजों ने दिया है आपके यहां, ठीक है? तो ये मतलब इस पर रोया जाए कि हंसा जाए पता नहीं, लेकिन ये इस तरह का निर्णय आया है। और इसमें लॉजिक बात आपको जो समझना है वो ये है कि सामाजिक नैतिकता जो है उसको कोर्ट के निर्णयों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, जजों को इसका प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यार न्यायालय ने पूरी तरह से परंपरागत रवैया अपनाया, जो कि आधुनिक संवैधानिक कोर्ट के आचरण के विपरीत है। यार हम 21वीं सदी में रहते हैं, इस समय हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगी, वो एक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएंगी, वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगी, और मतलब वो व्यक्ति के जो निजता के अधिकार है उसकी भी रक्षा करेंगी। लेकिन ऐसे समय में कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसको आप बेहद परंपरागत निर्णय बुला सकते हैं। ऐसा निर्णय कोर्ट ने दे दिया है, तो निश्चित तौर पे आपको क्या समझ में आता है कि यार एक न्यायिक अनुशासन और प्रशिक्षण की कमी आपको दिखाई देती है। न्यायिक अनुशासन मतलब, न्यायिक अनुशासन कैसे हो गया कि यार आपने इतनी सी बात कैसे इग्नोर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इस चीज पर आ चुके हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि यार जजेस पर भी ना इसके बारे में बात की जानी चाहिए कि जहां पे कोर्ट इतने एरोनियस, इतने गलत डिसीजन दे दे जो कि संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ हो, तो आपको जजेस से भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए तो आप जजेस की दोबारा ट्रेनिंग कराइए। कोई बात नहीं यार, हर नौकरी में ट्रेनिंग होती है, आप अपने जजेस की दोबारा ट्रेनिंग कराइए,
कि यार आप समझो कि संवैधानिक कोर्ट में अगर आप हो, आप एक ऐसी कोर्ट में हो जो हायर जुडिशरी मानी जाती है, तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। मुझे कोई शक, कोई संदेह नहीं है कि इस पर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को बदलेगा, इस पर भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा भी हमको देखने को मिल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले गुजरात हाईकोर्ट का भी निर्णय हमने देखा, जो राहुल गांधी के कन्विक्शन पे था, कि देश में धीरे धीरे हाईकोर्ट जो है वो वर्तमान समय की राजनीति से प्रभावित होने लगे हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के न्यायपालिका के लिए एक बहुत अच्छा लक्षण नहीं है, एक बहुत सुखद बात ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अरुणा रॉय का लिखा हुआ है, और इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता था, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता, लेकिन तब भी मैं बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। ये अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को समझने का, खास तौर पे जिसको हम कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कि आप लोगों का भला कैसे करें, उसकी आर्थिक सोच क्या होती है, उसको समझने का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो आपको आज मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यार देश में फ्रीबीज को लेके बड़ी चर्चा है कि भाई अभी चुनाव का मौसम चलता है, तो हर जगह आपको ये फ्री दिया जाएगा, वो फ्री दिया जाएगा, है ना। हर पार्टी इसकी आलोचना करती है, नहीं हर पार्टी तो नहीं करती खास तौर, लेकिन जो भी पार्टी आलोचना करती है वो खुद भी फ्रीबी बांटती है। बीजेपी खास तौर पर, जैसे प्रधानमंत्री ने फ्रीबीज का बहुत शब्द का प्रयोग किया है कि भाई फ्रीबीज की कल्चर बंद करनी चाहिए, ऐसा बार बार कहा गया है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो महिलाओं को 2,000 रुपए दे रही है और इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, साइकिलें मुफ्त में बांट रही है। तो फ्रीबीज सब देते हैं, क्योंकि यह अब देश की राजनीतिक संस्कृति में आ चुका है। अब यहां पे सवाल यह आता है कि यार ये फ्रीबी जो है, ये वास्तव में फ्रीबी है या ये गरीबों का अधिकार है। सवाल यह आता है कि यार जिस चीज को आप फ्रीबी कहते हैं, मैं वो वाला आर्ग्यूमेंट दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि पहले बहुत बार दिया जा चुका है कि यार देखो, कॉर्पोरेट इंडिया के तो आप कर्जे माफ कर देते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो आप इतने लाख के कर्जे माफ, इतने लाख करोड़ के कर्जे माफ कर देते हो, गरीब किसानों को जब मिलता है तो उसको आप फ्रीबी बुलाते हो। यह आर्ग्यूमेंट मैं दोबारा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बार प्रयोग हो चुका है, और थोड़ा सा यह आर्ग्यूमेंट गलत भी है, क्योंकि यार उद्योग धंधों में आपको कई बार निवेश की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको निवेश के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए, गरीबों को सुविधाएं प्रदान करना भी तो सरकारों का कर्तव्य है। तो यहां पे अरुणा रॉय क्या करती हैं, वो इस तरह की चीजें स्थापित करती हैं, इस तरह की बातें बताती हैं कि जो जो चीजें अभी चल रही हैं या फिर चली हैं, गरीबों को उनका अधिकार, गरीबों को एक सही प्रकार की एक जिस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो कैसे दी जा सकती हैं, उसके बारे में अरुणा रॉय यहां पर चर्चा करती हैं। अब जैसे वो कहती हैं कि राजस्थान की जो सरकार है, अशोक गहलोत सरकार, वो भी इतनी एक्टिव इसलिए हो गई है क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक न्यूनतम आय का प्रावधान किया है। अब यार ये न्यूनतम आय एक ऐसा टॉपिक है, इसको हमें समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में, राहुल गांधी ने इस आइडिया को भारत में बहुत इसकी चर्चा करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, वो चुनाव हार गए, तो उसको लेकर कुछ ज्यादा चर्चा भारत में हुई नहीं। लेकिन ये एक भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है और कांग्रेस पार्टी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई का जो आइडिया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये एक अंतरराष्ट्रीय आइडिया है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ये अगला स्टेप माना जाता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये है कि यार आप एक ये चीज तय कर दो कि यार हर देश में आप एक न्यूनतम आय तय कर दो कि यार हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को इतने पैसे तो प्रति माह मिलने ही चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये तय होता है कि भाई भारत में हर व्यक्ति को, आई थिंक राहुल गांधी का जो प्रपोजल था वो 6,000 रुपए महीना का था, कि 6,000 रुपए महीना हर व्यक्ति को कमाने चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, मैं भूल गया अभी, लेकिन खैर वो 5 साल पुरानी बात होगी, उसको भी भूल जाते हैं। यूबीआई का जो कॉन्सेप्ट है, तो मान लेते हैं 6,000 रुपए की बात है, या 10,000 मान लेते हैं कि कोई ये प्रस्ताव है कि देश में हर नागरिक को या हर परिवार को 10,000 रुपए की आय होना अनिवार्य है। तो अब क्या है, मान लीजिए मेरे परिवार की आय निश्चित तौर पर 10,000 से ज्यादा है,
तो इस योजना से मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा परिवार है जिसकी आय 8,000 रुपए है, तो सरकार उसको 2,000 रुपए प्रदान करेगी। किसी की आय मान लीजिए 6,000 रुपए है, तो सरकार उसको 4,000 रुपए प्रदान करेगी। किसी की आय मान लीजिए 1,000 रुपए है, तो सरकार उसको 9,000 रुपए प्रदान करेगी। आइडिया यह है कि आपके देश का जो आखिरी व्यक्ति भी है, आपके देश का जो निर्धनतम व्यक्ति भी है, उसको भी 10,000 रुपए की आय होनी चाहिए। यह होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि यार देखो, दुनिया से अगर गरीबी खत्म करनी है तो इलाज यही है और कोई इलाज नहीं है। आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना पड़ेगा कि सबको, कोई भी हो, कैसा भी हो, आप ये नहीं कहोगे कि हम गरीब गांव वालों को देंगे कि शहर वालों को देंगे, या सबसे गरीब 10% को देंगे, सबसे गरीब 15% को देंगे। ऐसा कोई शर्त नियम कायदा नहीं। हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है आपके देश में रहता है, सबके लिए आप ये नियम बना दो, इसको आप यूनिवर्सल कर दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यूबीआई जो है इसके तहत लाई जा रही है। इसको लेकर एक वैश्विक सहमति है, कई सारे देश इसको कर चुके हैं। और देखिए, कभी भी आप अगर निर्धनों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए कोई योजना लाते हैं, तो उसको वैश्विक बनाना यानी कि यूनिवर्सल बनाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई, जैसे नरेगा था, इसमें आगे नरेगा का एग्जाम्पल दिया है अरुणा रॉय ने, कि नरेगा अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग वो बुलाती हैं। और क्यों कहती हैं कि एक, तो ये आपको बाद में बताऊंगा। पहली बात वो ये कहती हैं कि एक तो ये यूनिवर्सल था, कि आम तौर पर क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी वेलफेयर वाली स्कीम लेकर आते हो, तो उसमें आपको सही लाभार्थी ही नहीं मिल पाते। आप सही लाभार्थी ही ढूंढते रह जाते हो कि यार किसको इसका लाभ मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको लें किसको ना लें। नरेगा में क्या कर दिया गया था, नरेगा में कोई कट ऑफ नहीं। एक बार यूपीएससी में सवाल आया था, लेकिन नरेगा में कुछ नहीं था कि भैया अगर आप गांव में रहते हो, नरेगा क्योंकि रूरल था, अगर आप ग्रामीण हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, बात खत्म। बस, कुछ ऐसा नहीं कि हम खाली एफसी एफटी को दे रहे हैं या जिनकी पारिवारिक आय इससे कम है, कुछ नहीं। हम यूनिवर्सल स्कीम लेकर आ रहे हैं, यह योजना सबके लिए है। आइडिया यह है कि देश का हर व्यक्ति जो गांव में रहता है उसको इसका लाभ मिले। साथ के साथ ये नरेगा को अद्भुत क्यों बोलती है कि आपने क्या किया, आपके विकास के लक्ष्य और नागरिक अधिकारों को साथ में लेकर आए। कि विकास के लक्ष्य क्या है, आप चाहते हो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सड़कें बने, कुएं बने, तालाब बने, ये सारी चीजें बने। उसके लिए आपने अपनी लेबर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपने इन लोगों से वहां काम कराना शुरू कर दिया और इन लोगों को आपने नागरिक अधिकार भी दे दिए कि तुम्हारा काम करने का नागरिक अधिकार हो गया। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो है राइट बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकार आधारित अप्रोच। अधिकार आधारित एक जो आपका तरीका है, तो जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने अधिकार आधारित एक ये तरीका निकाला था। उनका यह कहना था कि भाई हम क्या करते, अक्सर क्या होता है, सरकारें योजनाएं लेके तो आती हैं लेकिन उनको लागू नहीं करती या लागू करने में बड़ी कोताही बरतती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार हम अब योजनाएं ऐसे लाएंगे ही नहीं, हम योजनाओं को नागरिकों का अधिकार बना देंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार आया कि भाई शिक्षा के अधिकार में क्या कर दिया गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था जहां तक मुझे याद है, कि शिक्षा के अधिकार में क्या किया गया कि शिक्षा के अधिकार में नहीं, 2000 ठीक है चलिए, जो भी प्रधानमंत्री हो याद नहीं वो, कि शिक्षा के अधिकार में क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति का यह मूल अधिकार बनाया गया कि आपको स्कूल की शिक्षा मिलेगी। तो अगर आपको 6 से 14 साल के आप हो और आपको स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही है तो यह आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है। और अगर यह मूल अधिकार का उल्लंघन है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, आप केस कर सकते हो कि मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो आपको यह अधिकार दिए गए। जैसे आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाकर आपको खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। या फिर आपको नरेगा बना के क्या किया गया, आपको काम करने का अधिकार दिया गया। तो अंत आते आते यूपीए सरकार ने यह भी कहा था कि हम स्वास्थ्य को भी अधिकार बनाएंगे, लेकिन उसके पहले उनकी सरकार चली गई। तो इस प्रकार की चीजें अब जैसे अशोक गहलोत कर रहे हैं राजस्थान में कि हम ये करके दिखाएंगे, तो ये होती है राइट बेस्ड अप्रोच, जहां पे आप क्या करो, आप नागरिकों को अधिकार दे दो कि तुम सरकार से मांगो ये चीज, तुम कोर्ट जा सकते हो, तो सरकारों को देना ही पड़ेगा ना, फिर तो आपने नागरिक को अधिकार बना के दे दिया ये।
तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं अब विकास के राइट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो अब खैर नरेगा क्या था, एक राइट बेस्ड अप्रोच का एग्जाम्पल था। यहां पे लोगों ने विकास में योगदान दिया और उसके बदले में वेतन प्राप्त किया। तो ये जो आपके दिमाग में आता है कि लोगों को फ्री का पैसा मिल रहा है, लोगों को अननेसेसरीली पैसा दिया जा रहा है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि लोग एक्चुअली काम कर रहे थे, लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे और वो करने के कारण उनको धन की प्राप्ति हो रही थी। तो ये एक यहां पर बेसिक सी बात आती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये आपको मैंने बता ही दिया कि आपको लक्ष्यीकरण की आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि सार्वभौमिक अधिकार है। और इसके अलावा वो ये कहती हैं कि भाई इसमें क्या है, बाजार में भी बड़ा सुधार आया। देखिए, अक्सर हम इकोनॉमिक्स में बाजार में सुधार किसे मानते हैं, जहां पे लेबर सस्ता हो जाए। अरुणा रॉय ऐसा नहीं मानती। वो कहती हैं कि बाजार में सुधार कैसे आया, कि मजदूरों को यह पता था कि हमको एक तनख्वाह तो अश्योर्ड है ना, कि भाई हमको नरेगा में हम काम करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो नरेगा में काम करने से मजदूर को 100 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, इतना तो उसको अश्योर्ड है। तो अब अगर कोई उसे काम पे बुलाता है, कहता है भाई तू हमारे यहां काम करेगा क्या, मेरे खेत में काम करेगा, तो मजदूर कहेगा भाई तुम अगर 125 रुपए दोगे तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। 100 रुपए प्रतिदिन तो सरकार दे रही है मेरे को, तो तुम्हारे यहां मैं काम करूंगा तो निश्चित तौर पे मुझे नरेगा वाला काम छोड़ना पड़ेगा। तो वो मैं तभी करूंगा तुम्हारे यहां काम जब तुम मुझे 125 रुपए लाके दोगे। और बहुत सारे राज्यों में यह रिपोर्ट किया गया कि मजदूरों के वेतन जो हैं वो बढ़े, क्योंकि मजदूर जो थे उनके पास नरेगा वाला काम था, तो वो कम दरों पे काम करने को तैयार नहीं हुए। तो इसको लेके हालांकि लोगों ने यह भी कहा, देखिए हर चीज का नेगेटिव पक्ष होता है। लोगों ने फिर यह कहा कि भाई मजदूरों के दाम बढ़ गए तो खेती की कीमत बढ़ गई, खेती की कीमत बढ़ गई तो फिर इन्फ्लेशन आ गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार आपको आपके देश के जो सबसे गरीब लोग हैं उनका अधिकार मार के आप महंगाई क्यों कम कर रहे हो? ठीक है, तो मजदूरों की मोलभाव की ताकत बढ़ी। अब देखिए, जो आपके यहां धन हस्तांतरण की योजनाएं भी जो हैं वो लगभग हर राज्य में हैं। राजस्थान ने अभी कर दिया है, मध्य प्रदेश में हो गया है कि आप लोगों को कैश बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो। तो एक तरह से ये भी तो यार सब यूबीआई ही हो गया ना। अभी आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन आप उसमें जबरदस्ती का लक्ष्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर वास्तविकता में, ये सब भी तो यूबीआई का ही हिस्सा है ना, कि हर महिला को हम न्यूनतम 2000 रुपए महीना देंगे। ये भी तो यूबीआई है ना, कि आपने बेसिकली महिलाओं की तनख्वाह फिक्स कर दी कि हर महिला को हम जिसकी आय 2000 रुपए से कम है उसको हम देंगे। तो आप इसको यूनिवर्सल ही कर दीजिए और इसको बांटने के लिए जन केंद्रित जवाबदेही व्यवस्था बनाइए, कि जैसे अधिकार वाले राइट बेस्ड अप्रोच में होता है, एक ऐसे अफसर की तैनाती कीजिए जिसकी जवाबदेही केवल आपकी तरफ नहीं होगी, सरकार की तरफ नहीं होगी, जनता भी उससे पूछ सकती है कि भैया क्यों नहीं आ रहे पैसे, हमें क्यों इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो ये जो है ये जवाबदेही जनता की तरफ भी आप सुनिश्चित करें, इतना अरुणा राय यहां पर कहती है। ठीक है, तो फ्रीबीज को बेसिकली, अगर हमें फ्रीबी का एक कल्चर छोड़ना है तो हमको नागरिकों को अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे, ये बात अरुणा रॉय यहां पर कहती हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खबर, चंद्रयान 3 जो है हमने सफलतापूर्वक छोड़ दिया है। आज छोड़ा जा रहा है, पुरानी बात हो गई है, लेकिन छोड़ा जा चुका है। तो चंद्रयान 3 का हमने एक सफल जो प्रक्षेपण है वो हमने कर दिया है। तो हमने चंद्रयान 3 को आज छोड़ा है। और इसके पहले भाई भारत का जो एक मून मिशन है कि हमको चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, तो उसमें ये एक लेटेस्ट प्रयास है। चंद्रयान 2 आपको याद होगा हमने छोड़ा था, लेकिन वो पार्शियली सफल रहा था, ऊपर गया था, उसने अपने आप को डिटैच किया था, लेकिन उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो क्रैश लैंड कर गया, लैंड कर गया था, लैंड करके टूट गया वहां पर। तो इस कारण से हालांकि एक्टिव रहा था, कुछ कुछ डेटा वेटा उसने इकट्ठा किया, लेकिन जो पूरे लक्ष्य थे वो पूरे लक्ष्य उससे नहीं मिल पाए। उसके बाद कोविड आ गया, तो 2-3 साल कुछ हुआ नहीं, 2 साल के आसपास। तो भारत का आप देखोगे कि स्पेस के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में पिछले 2-3 साल से कुछ ज्यादा बड़ा हुआ नहीं था, है ना, कुछ ऐसी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन चंद्रयान 3 जो है, अब फिर से एक बार आप देखोगे पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है कि हमने चंद्रयान 3 को भेजा। तो एक स्पेस रिसर्च में एक नए दौर की शुरुआत हमको लगता है कि अब फिर से चंद्रयान 3 से होगी। तो अब ये क्या करेगा, चंद्रयान जो है 3 ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और करीब 14 दिन तक परीक्षण करेगा। तो इसका जो एक रोवर है वो चंद्रमा पर उतरेगा, जैसे ये यान है तो ये चंद्रमा की सतह है, तो एक रोवर इसका चंद्रमा पर उतरेगा और 14 दिन तक वो वहां पर घूमेगा, सैंपल इकट्ठे करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, फोटो खींचेगा। ये सारा काम वो करीब 14 दिन तक करेगा। चंद्रयान 2 का लक्ष्य लैंडिंग था, आपको मैंने बताया, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ।
चंद्रयान 1 जो था वो चंद्रमा की परिक्रमा करने के उद्देश्य से ही भेजा गया था, ज्यादा एम्बिशियस नहीं था, लेकिन वो भी हमारा पूरी तरह से उसको तो इसरो ने असफल प्रोजेक्ट मान लिया। तो चंद्रमा की तरफ जाने वाले हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें अभी तक हमको बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं है, लेकिन ऐसी आशा की जा रही है कि चंद्रयान 3 जो है ये आखिरकार इस जिंक्स को तोड़ेगा और हम जो है इस पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार किसी भी वाहन को एक सतह पर उतारना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी ऐसी सतह जहां का जलवायु, जहां का पर्यावरण आपको पता नहीं है, वहां पर आप किस तरह की सतह पर उतरोगे वो भी आपको पता नहीं है। तो आप इस प्रकार की सॉफ्ट लैंडिंग अगर करा पाते हो, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब एक तो होती है क्रैश लैंडिंग की ऊपर जाके गिर गया, वो टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग जैसे हवाई जहाज लैंड करते हैं कि वो लैंड किया और टूटा नहीं, एक एक पीस में रहा, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बरकरार रही। ठीक है, तो अभी तक ये सॉफ्ट लैंडिंग केवल अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये लैंडिंग ही केवल अमेरिका, रूस और चीन कर पाए हैं। तो भारत अगर ये कर पाता है तो एक अगला देश, चौथा देश इसमें भारत हो जाएगा। और अगर ये होती है तो निश्चित तौर पे आगे के और बड़े जो भारत के सपने हैं अंतरिक्ष को लेके, और बड़े जो लक्ष्य भारत ने बनाए हैं अंतरिक्ष को लेकर, उन पर हम आगे काम करेंगे। जैसे मानव युक्त अंतरिक्ष यान, हमने आज तक कभी अपने किसी यान में मनुष्य को नहीं भेजा, तो हमारा एक जो गगनयान मिशन है उसका लक्ष्य यही है कि हम एक अंतरिक्ष यात्री भेजें। सूर्य और शुक्र ग्रह की पड़ताल के लिए भी हम अभियान चलाना चाहते हैं। तो अगर ये हमारा चंद्रयान सफल रहा, जिसकी बहुत ज्यादा आशा की जा रही है, तो निश्चित तौर पे भारत में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो अंतरिक्ष की जांच पड़ताल है, उसका एक नया युग जो है वो अवतरित होगा, ऐसा सबका मानना है। देखते हैं, हम सभी दुआ करेंगे, हम सभी प्रयास करेंगे कि भाई ये जो है ये बहुत ज्यादा सफल हो। और अंतरिक्ष क्षेत्र में यह आर्टिकल ये कहता है कि निजी क्षेत्र के आने से एक सामान्य काम उनको दिया गया, कि सरकार ने हाल ही में क्या किया है, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बहुत एनकरेज किया है कि भाई आप लोग आइए अंतरिक्ष में, आप भी काम कीजिए। तो क्या होता है भाई, अंतरिक्ष में बहुत सारा डे टू डे काम भी तो होता है कि आपका कोई भाई ब्रॉडकास्ट वाला सैटेलाइट है वो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना है, पुराना हो गया उसको बदलना है, या फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। और जो देश का प्रीमियर एक अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, उसका ध्यान ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर होना चाहिए कि भाई देश को नया क्या अचीव करना है, देश को अगली क्या उपलब्धि चाहिए, इन चीजों पर इसरो का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 की चर्चा है। जब वो लैंड करेगा, अगस्त में कहा जा रहा है कि वो लैंड करेगा, जब वो लैंड करेगा और वहां से कुछ डेटा भेजेगा, मैं आशा करता हूं कि सफल होगा, तब हम इस बारे में और विस्तार से बात करेंगे। चलिए, समय भी हो गया है, आज के प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने को लेकर सर्वसम्मति की स्थिति है? नहीं, अभी तक सर्वसम्मति स्पष्ट नहीं है, तो यह निश्चित तौर पे गलत है। नाटो ने यूक्रेन के लिए अपनी सदस्यता शर्तें कम की हैं, यह बात सही है। सदस्यता शर्तों को नाटो ने कम किया है यूक्रेन को शामिल करने के लिए। जो वेटिंग पीरियड होता है वो यूक्रेन के लिए नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक विश्व में सिर्फ अमेरिका ने की है? नहीं, ऐसा नहीं है, रूस भी कर चुका है, चीन भी कर चुका है। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड नहीं हो पाया था। ठीक है, लैंड हो गया था पर क्रैश लैंड हो गया था, तो यह तथ्य भी आपका गलत हो गया। लैंड हो गया था, लेकिन लैंड होने के बाद एक सही दिशा अपनी मेंटेन वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन गलत हो गए। आपका ये जो प्रश्न है ये न्यायालय पर आधारित है। न्यायालयों में को न्याय प्रक्रिया में नैतिक की बजाय कानूनी मापदंडों का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा कीजिए। मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि नैतिक मापदंड जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, हर व्यक्ति के अलग हो सकते हैं, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है। नैतिक तौर पे हो सकता है आपको लिव इन गलत लगता हो सकता है आपको अंतरधर्म विवाह गलत लगते हो, अंतर जातीय विवाह गलत लगते हो, मेरे को हो सकता है ना लगते हो। तो यार नैतिक मापदंड पे अगर कोर्ट निर्णय करेगी तो कोर्ट के निर्णय आप तो मान लोगे, मैं नहीं मानूंगा, है ना, या फिर कोर्ट की मान्यता जो है उस पर मेरी कम होगी। तो कोर्ट जो है उसको सिर्फ कानूनी मापदंडों पर ही चलना चाहिए, नैतिक मापदंड जो है उसको नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसके बारे में बात करनी है। हालांकि आप इसमें यह भी बता सकते हो कि कोर्ट अगर अपने निर्णयों में नैतिक मापदंडों का गाइडिंग लाइट की तरह, ऑब्जर्वेशन की तरह प्रयोग करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन निर्णयों के आधार जो है वो नैतिक नहीं होने चाहिए, यह बात स्पष्ट है। ठीक है, जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि यार हमारा जुलाई का दूसरा जो P2I बैच आ रहा है वो शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। तो भाई अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं और 2024 में आप परीक्षा देना चाहते हैं तो भाई यह आपके लिए आखिरी मौका है। लगभग
आप 22 जुलाई से जुड़ें, एजे लाइव कोड लगाएं, 29,999 में इसको प्राप्त करें। हिंदी, बाइलिंगुअल, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। इवनिंग बैच है, शाम 6 बजे से शुरू होगा, इस बात को आप याद रखें। मॉर्निंग बैच में अभी फैकल्टी कुछ एडमिशन ले सकती है केवल, तो अगर आप में से किसी को मॉर्निंग बैच में जुड़ना है, जिसको शुरू हुए अब 4 दिन हो गए हैं, तो आप मेरे को संदेश भेजें, मेरे को आप मैसेज करें, मैं आपके लिए वहां पर एक सीट अरेंज कर सकता हूं। लेकिन उसमें अब आपको वो वेबसाइट या ऐप पे नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इवनिंग बैच में जुड़ना है तो आप वहां पे वेबसाइट या ऐप पे जाके ले सकते हैं। सीधे आप एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में आप उसको प्राप्त कीजिए। याद रखिए P2I है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक सारी तैयारी हर वीडियो में बताता हूं, अब नहीं बताऊंगा कि भाई बहुत ज्यादा विस्तार से आपकी तैयारी यहां पर कराई जाएगी, ठीक है। ये आपको जानकारी है ही सही। और अगर आपको अच्छा वो वाला कॉन्टैक्ट वाला स्लाइड एंड में नहीं है, तो आपको पता ही है कि अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ आपको संपर्क स्थापित करना है, तो ये तरीके हैं मेरे साथ संपर्क स्थापित करने के, ठीक है। ये तरीके हैं, आप इन्हें जानते हैं। ये तरीके क्या हैं? अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस, इस टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है, और www.studiiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है। तो इन सारे तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।